नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। भारत के सभी धर्मों और वर्गों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की मांग आजादी के बाद से लगातार उठ रही है। आजादी से पहले भी 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद सबके लिए एक समान कानून की वकालत की थी। आजादी के बाद जनसंघ और बीजेपी ने समान नागरिक संहिता को अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस पर चिंता भी जताई। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया और वर्तमान में गुजरात सहित कुछ राज्य अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं समान नागरिक संहिता की अवधारणा औपनिवेशिक भारत में सामने आई? भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद 1931 में कांग्रेस ने समान कानून की मांग रखी। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अधिकांश कानून सिविल मामलों की अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता का पालन करते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई बार इस पर विचार करने और इसे लागू करने पर अपनी बात रखने के लिए कहा है। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने समान नागरिक कानून लागू न करने पर चिंता भी जताई है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे तीन विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। पीके मल्होत्रा, पूर्व सचिव विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी भी हैं, प्रिंसिपल हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जीनत शौकत अली, महानिदेशक विजडम फाउंडेशन मुंबई, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ी हुई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है मेरे साथ जुड़ी इस जनता जनार्दन का भी। चलिए, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो जनता से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत जैसे देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है भी या नहीं है? मुझे लगता है कि यूसीसी जो है वो फंडामेंटल राइट को एक तरीके से वायलेट भी कर रहा है और प्रमोट भी कर रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये यूसीसी में कौन सा राइट प्रिवेल करेगा, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलीजन को परसिक्यूट किया जाएगा या मतलब एक रिलीजन को ज़्यादा वर्चस्व दिया जाएगा, मुझे जैसे लगता है यूसीसी। जहाँ तक बात किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करने की बात है तो यूसीसी पहले से ही गोवा में लागू है और गोवा एक अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो वहाँ डोमिनेट करती है और जो वर्तमान में जो सरकार है उसी की पार्टी भी वहाँ पर सरकार में रही है। तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो वहाँ किसी एक पर्सनल कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। यूसीसी हमारे जो संविधान का एक पार्ट है और संविधान के एक पार्ट को लागू करने की चेष्टा की जा रही है, जिसकी वकालत सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ सब पे इक्वली एप्लीकेबल है, सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सिविल लॉ भी सब पे बराबर ही लगना चाहिए। पीके मल्होत्रा जी, आप जानकार हैं इस पूरे विषय के। यहाँ पर दो जो विचार सामने आए हैं कि एक तो क्या इससे अधिकार प्राप्त होंगे और दूसरा ये कि क्या कुछ लोगों के अधिकारों का हनन भी होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम यूसीसी में किस चीज़ को कवर कर रहे हैं, हम क्या कवर करना चाह रहे हैं। ऑडियंस में से बहुत अच्छा प्रश्न किया गया कि फंडामेंटल राइट जो इक्वालिटी का है और फंडामेंटल राइट जो रिलीजन का है, दोनों के बीच में बैलेंसिंग कैसी होगी। सवाल ये उठता है कि आज हम जिस कानून की बात कर रहे हैं, हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंटेंट क्या होंगे वो अभी तक हमारे सामने नहीं है। आप किसी भी कानून की व्याख्या या बिल की व्याख्या तभी कर सकते हैं जब उसके कंटेंट आपके सामने हों। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात अगर आप कह रहे हैं तो आज की जो सरकार है उनके मैनिफेस्टो में ये एक एजेंडा भी है। अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 44 इसके बारे में कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो दो विषय मैं इसमें उठाना चाहूँगा आपके सामने और बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे सामने जो
ऑडियंस बैठी है वो भी एक एनलाइटेंड ऑडियंस है, जो उनमें से कुछ लोग कानून के विद्यार्थी भी हैं। 44 आर्टिकल जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। ऑब्वियसली आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये स्टेट के लिए मैंडेट भी है कि उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए दिए गए हैं उनको लागू भी करना है। तो बिना मौलिक अधिकारों का हनन किए हुए उसको किस तरह से लागू किया जाए, इस पे विचार समय समय पर होता रहा है। जैसा कि आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में भी कहा, उसकर बहुत बार PIL भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में अपना एक मंतव्य तो रखा कि सरकार इसको एग्जामिन करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इंटरफियर नहीं किया, डायरेक्शन नहीं दी, क्योंकि उनका कहना ऐसा था कि ये एक पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर में इट इज़ फॉर द लेजिस्लेचर टू डिसाइड कि इस तरह का कानून होना चाहिए या नहीं होना तो चाहिए। शायद इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट सरकार से कह रही है कि आप बताएं आपका मंतव्य क्या है, आपका विचार क्या है, क्या मौलिक अधिकारों का हनन किए बगैर UCC लागू हो सकता है? मैं तो एक बताना चाहता हूं कि जो पार्ट 4 है, जिसमें आर्टिकल 44 है, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, उसे पार्ट 3 में रखा गया है, और दूसरा वह जो कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय जब संविधान बना था 1949 में, जब इसे अडॉप्ट किया गया था, स्थितियां वैसी नहीं थीं कि वो तमाम चीज़ें जो संविधान निर्माता भारत में लागू करना चाहते थे, जिस प्रकार का भारत बनाना चाहते थे, उस प्रकार के लायक परिस्थितियां नहीं थी। तो आने वाले दिनों के लिए उन्होंने संसद के ऊपर छोड़ा कि जब उपयुक्त माहौल होगा तो इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा। वो भी फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। यही अंतर है कि पार्ट 3 इन्फोर्सेबल है और पार्ट 4 इन्फोर्सेबल नहीं है। अब 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, और दूसरा है भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये सब कोई जानते हैं, अर्थात धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तभी एक हमारे यहाँ उपस्थित दर्शक दीर्घा से एक दर्शक ने कहा कि जिस प्रकार से आपके यहाँ क्रिमिनल लॉ प्रिवेल है और सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, उसी प्रकार से सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता है, जबकि भारत के एक छोटे से राज्य में, गोवा में प्रारंभ से ही वो लागू है। तो मुझे लग रहा है कि एक प्रकार का एप्रहेंशन क्रिएट किया गया है। और क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार, वह साहबानों का केस हो या अभी आपने 2-3 केस 95 का जो केस हो, या उसके बाद 2017 का जो केस अभी आया है ट्रिपल तलाक के ऊपर, सायरा बानो का केस है, ये तमाम केसेस में सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों, मृदुला का जी का केस हो, तो इन तमाम कोर्ट में क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है कि इसके ऊपर सरकार विचार करे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वह अधिकार नहीं है कि वो उसे इन्फोर्स करा सके। जी, मुझे तो ये लगता है। और इसे इन्फोर्स करने का ये अप्रोप्रिएट टाइम है। क्यों अप्रोप्रिएट टाइम है? क्योंकि आज की जो सरकार है उसे 2 बार पूरी तरह से मैंडेट इसीलिए मिला है कि वह अपने मैनिफेस्टो को देश में लागू करे, और दोनों बार के मैनिफेस्टो में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 क्लियरली उसके मैनिफेस्टो में दर्शाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आवश्यकता है कि आगे बढ़ने की और इसे इम्प्लीमेंट करने की। जी, आखिर में एक देश में एक प्रकार का विधान होना चाहिए। जी, जीनत शौकत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जीनत जी, अगर ऐसा नहीं होता है, समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती है, तो माना ही जाता है, और विशेषज्ञों का कहना यह है कि जो हमारी प्रस्तावना है हमारे संविधान की, सीधे तौर पर उसकी अवहेलना होती है। क्या आप भी मानती हैं इस बात को? जी, मेरा कहना यह है, जैसा बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर ऑलरेडी देयर, और आर्टिकल 44 जो है दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नॉन इन्फोर्सेबल बट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो हमको इस बात पे सोचना है। बट यू सी क्या है कि एज मेंशन्ड कि इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी, religious diversity and our and religious freedom एक side में होते हैं, and also we have to consider discriminations which have been taking place in the name of personal laws, where women have been sort of always on the back foot, and women have suffered the most. So I think you see जहाँ balance का सवाल है, ये एक
it is a very laborious, it has been a very laborious, it has been a very difficult, it has been a very challenging, it is a very challenging task. लेकिन nonetheless मेरे ख्याल से implement होना जरूरी है, क्योंकि हमने काफी इसको पोस्टपोन किया है, और पोस्टपोन करने से इसका कोई फायदा नहीं निकलता है. इसमें we have to consider. लेकिन ये बात जो है वो democratically and through consensus. It has to be democratic, it has to be through consensus. The elders have to sit and discuss the matter. I think isko ab, besides being part of the manifesto, which is one part of it, the people of India should benefit. The women of India, non-discriminatory laws have to be brought in. So I think that this is a very important consideration. और ये जो लॉ बनने जा रहा है, इसकी तरफ हमको जरूर तवज्जो देना चाहिए, एंड वी हैव टू लुक पॉजिटिवली टुवर्ड्स. जी, तीनों गेस्ट के लिए तालियां हो जाए. और यहाँ पर एक बात जो सामने आई है कि विविधता जो है हमारी, डाइवर्सिटी देश की, उसको चुनौती बताया गया है कि भाई इतनी विविधता है, कैसे एक कानून लागू होगा. तो क्या मैं अपने साथियों से जो यहाँ पर दर्शक दीर्घा में मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि कुछ उनके जहन में कोई सवाल हैं कि जब विविधता ज़्यादा होती है तो अराजक स्थिति बनने की संभावना या आशंका भी ज़्यादा रहती है. तो ऐसे में एक समान कानून की आवश्यकता अधिक रहती है क्या? सर, मेरा प्रश्न है कि हम बात कर रहे हैं कि ये समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं पिछली सरकारों पे आरोप लगता है कि उन्होंने एक धर्म के तो कोड को रिफॉर्म किया, लेकिन दूसरे धर्म के कोड को रिफॉर्म नहीं किया. लेकिन अगर सिर्फ हम हिंदू धर्म ही देखें तो उसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल करते हैं, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट. तो सर, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल करेगा? और दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल और है. सर, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, और उसमें एक बात कही जाती है कि जब समाज बदलता है हमें उस हिसाब से सामाजिक परिवेश को देखकर कानून लाने चाहिए. तो सर, क्या समाज बदलने पर हमें कानून लाना चाहिए, या फिर कानून लाकर समाज बदलना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? सर, जो डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, उससे सर आम नागरिक के लिए समझना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग जो लॉज हैं, अगर हम उनको यूनिफॉर्मली एक कर देते हैं, वो पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए एक होगा, और अगर हम उसको एक कर देते हैं सबके लिए समझना भी ईजी हो जाएगा, और ये डिफरेंसेस को भी कम कर सकता है बेस्ड ऑन रिलीजन. यूसीसी के थ्रू हम सारे पर्सनल लॉज को एक अम्ब्रेला के अंदर हम उसको कंसिडर करेंगे. सो विल दिस नॉट अफेक्ट द वेरी एसेंस ऑफ इंडिया विच इज़ द डाइवर्सिटी? सर, वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में ये है कि हमें यूसीसी को लेकर आना है. तो सर, इतने सालों से ये चीज़ बीतती आ रही है, इस पर चर्चा चलती आ रही है, तो क्या चीज़ है सरकार को जो रोक रही है इसको अप्लाई करने के लिए? और सर, क्या सरकार को ये लगता है कि एक सामाजिक अराजकता इससे उठ जाएगी? जैसा कि आपने कहा कि ये ऑडियंस जो है आज बहुत ही कमाल की है. मेरी तो ज़रूरत भी नहीं है शायद, मुझे लग रहा है इतने सवाल यहाँ से दाग दिए हैं. एक तो ये कि क्या कोई एक डर है किसी तरीके का, सरकार लगातार टालती रही है. दूसरा, क्या ये सही समय है इस, जैसा कि हमारे वर्चुअल गेस्ट ने भी कहा कि अब नहीं तो फिर कब? देखिए, जो इन्होंने लास्ट क्वेश्चन उठाया, मैं उसका आंसर सबसे पहले देना चाहूँगा कि पिछले 7 साल से सरकार है और इस पर कार्य क्यों नहीं हुआ. मैं समझता हूँ ये एक भ्रांति है कि इस पर कार्य नहीं हुआ. लॉ कमीशन को ये सब्जेक्ट सरकार द्वारा दिया गया था. लॉ कमीशन ने 2018 को, टू बी स्पेसिफिक 31 अगस्त 2018 को अपना एक कंसल्टेशन पेपर सर्कुलेट किया. और कंसल्टेशन पेपर सर्कुलेट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 31 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन का टर्म खत्म हो रहा था और लोगों के अभी व्यूज़ सब सामने नहीं आए थे. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ए रिपोर्ट उन्होंने कंसल्टेशन पेपर दिया, और जो इसके ऊपर विचार होना चाहिए था, डिफरेंट सेक्शंस को कंसीडर करना चाहिए था, उसको कंसीडर करके वो सरकार के सामने रिपोर्ट ऑलरेडी है. मैं जीनत जी की बात पे वापस आना चाहूँगा. उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही. लॉ कमीशन ने इसमें कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया. उन्होंने ये कहा कि शायद इसको लागू करना डिफिकल्ट होगा, और वही बात जीनत जी ने भी कही. यू हैव टू ड्रॉ ए फाइन बैलेंस बिटवीन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस so that your fundamental right of religion freedom is not violated. At the same time, you have to see that certain areas, ऐसे एरिया जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है, वो लाई जाए. मैं एक बहुत ब्रॉड एग्जांपल देना चाहूँगा, बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा. बहुत, आप कहते हैं हिंदू लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सप्तपदी होनी चाहिए, 7 फेरे लेना आवश्यक है. अगर आप यूसीसी के अंदर 7 फेरों की बात नहीं कर रहे हैं,
वो आप रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से शादी के लिए 7 फेरे लेंगे। और आपका यूसीसी एक स्टेप फॉरवर्ड है कि जिसकी आपकी शादी हो गई है, उस शादी के बाद आप इस आधार पर इस तरह का सर्टिफिकेट सरकारी कार्यालय से लेंगे ताकि आपकी शादी का रिकॉग्निशन हो जाए, और वो रिकॉग्निशन सर्टेन पर्पसेस के लिए मान्य होगा। तो इसमें रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं है। आज क्योंकि हमारे सामने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं है तो हम उसकी निटिग्रिटी में नहीं जा सकते, लेकिन देयर आर सर्टेन बेसिक चीज जिसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी की सेकुलर रहते हुए भी हमारे देश में आवश्यकता है। एक देश एक कानून की बात प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं, समय समय पर इस पर चर्चा भी होती रही है, और मैं समझता हूं कि हमें कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आप अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और उस शुरुआत के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, चाहे वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो, लॉ ऑफ मेंटेनेंस हो, लॉ ऑफ एडॉप्शन हो, लॉ ऑफ मैरिज हो, हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। सिविल कोड में सिर्फ पर्सनल लॉ की बात नहीं हो रही है, इट कैन गो इवन बियॉन्ड दैट ऑल्सो। ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं। संजीव जी से मैं बात करना चाहता हूँ। संजीव जी, यहाँ पर अगर डरेंगे कि विरोध होगा तो हिंदू कोड बिल लाया गया था, उस वक्त भी बहुत लोग कह रहे थे कि हिंदू समाज के हित में नहीं है, हिंदू धर्म के विरोध में है। अगर वो लागू नहीं होता, सती प्रथा बंद नहीं होती, बहुविवाह प्रथा बंद नहीं होती, बहुत सारे ऐसी कुप्रथाएं थी जो सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों का हनन करती थी। वो लागू हुआ और वो अधिकार मिलना शुरू हुआ महिलाओं का, और बहुत सारे लोगों का जो समाज में हनन हो रहा था वो बल्कि रुक गया। तो कहीं ना कहीं, जैसा कि सर ने भी कहा, कि कहीं ना कहीं हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। देखिए, विरोध तो होगा, कभी भी अगर आप प्रारंभ करेंगे तो उसका विरोध होगा, और डेमोक्रेसी इसीलिए है। डेमोक्रेसी डिस्कशन के लिए है, डिबेट के लिए है और डाइसेंट के लिए है। इसके बिना लोकतंत्र है नहीं। जब भी आप करेंगे इसका विरोध होगा, और उन विरोधों को आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। जैसे मल्होत्रा सर ने कहा, मैडम ने कहा अभी, कि उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा। उसमें आप क्या कॉमन चीज़ है लाकर एक तरह से कह सकते हैं। अभी हमारे एक दर्शक ने कहा कि डाइवर्सिटी जितनी है उसको कैसे एकोमोडेट करेंगे। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में हमसे कम डाइवर्सिटीज़ नहीं है। निग्रोज हैं, ब्लैक्स हैं, वाइट हैं, इंडियंस हैं, एंड द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर्स दे आर माइग्रेटिंग टू यूएसए, एंड दे आर हैविंग 3 सेट्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। स्टेट में है, कंट्री साइड में है, और पूरे नेशनल लेवल पे है। तो इस तरह से आपको कुछ करके लाना पड़ेगा, उसमें आपको समय लगेगा, लेकिन इसकी शुरुआत इस सरकार ने की है जब लॉ कमीशन के पास रेफर किया गया है, और यह सरकार के पास मसौदा भी आ गया है। अब ज़रूरत है इस पे लार्जर पब्लिक डिबेट की और इसको इम्प्लीमेंट करने की। जो काम 75 साल में नहीं हुआ है, कम से कम इस सरकार ने प्रारंभ किया है, और मुझे लग रहा है, विश्वास है कि जिस तरह से कार्य कर रही है ये सरकार, इसे निकट भविष्य में ही क्रियान्वित भी किया जाए। डॉक्टर जीनत शौकत अली, यहाँ पर बात चल रही है कि विविधता से डरेंगे तो अमेरिका वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने कानून बनाया, अब आप कहीं से भी बाहर से भी आए, वहाँ रहेंगे तो आपको उनके कानून के हिसाब से रहना होगा। अगर वहाँ पर आप पैदा भी हुए हैं तो वो जो उन्होंने एक दायरा बना दिया है कानून का, उसके अंतर्गत ही आपको रहना पड़ेगा। लेकिन हम उस दायरे को खींचने से ही लगातार डर रहे हैं। आप बिल्कुल करेक्ट, सही बता रहे हैं। यू सी, मैं जो पॉइंट आपके सामने रखने जा रही हूँ, यू सी दिस काइंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एक लॉ का क्या मतलब होता है? एक लॉ का मतलब होता है कि अपने सिटीजन्स को वो न्याय दे सके, जस्टिस दे सके। अभी आप देखिए, जैसा कि हिंदू कोड बिल की जब बात हुई, जब पंडित विद्यासागर जी ने और उनके राजा राम मोहन रॉय एक्सेट्रा ये बिल सामने रखे, तो उनको काफी ऑपोजिशन हुआ था, और इट वाज अ वेरी अपहिल टास्क। लेकिन उन्होंने ये टास्क को चैलेंजिंग के तौर पे लिया, और ये लॉ इम्प्लीमेंट उन्होंने एक बड़ी, यानी कि आई फील पर्सनली इट हैज बीन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। सिमिलरली आप देखिए, अगर मैं आज आई एम टॉकिंग टू यू स्पेशली अबाउट मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है itself, you see, that itself is not actually it is based more on customary law than on the actual on the actual principle of Quranic law. और आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि ट्रिपल तलाक फॉर एग्जांपल, अभी जिसका we had a huge discussion and a new law was formulated, though the law is incomplete according to me, but nonetheless it was formulated. क्योंकि ये देखिए, the argument was based on तलाक बिदअत, and उसके आगे शाह बानो, I'm not going to Shah Banu now, but I'll talk about this talaq bidat,
because this was not part of Quranic understanding, or because it is not part of a scripture, and yet it has been part of your personal law. तो आज हम अगर इसको एग्जामिन करेंगे तो इस किस्म का लॉ जो है, because even it was known by the Muslim person, law called it sinful, and it was known by others as heretical. So nonetheless, it was a practice law for how many years? Since independence, we have been struggling, and we have been trying to get about gender discrimination. And gender discrimination is not religion-based, and it is not religion-based, but it is the interpretations that have come in over the years, and a formulation of a particular law theory that has been followed that has become discriminatory. और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का मतलब यही है कि कानून किन लोगों को परेशानी हो रही है वो देखना नहीं है, कितने लोगों को उससे लाभ हो रहा है वो देखना ज्यादा लाजमी है। क्या कुछ और सवाल? जब आर्टिकल 26 हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देता है तो फिर मंदिरों का गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों है? और क्या यूसीसी आने के बाद हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ अब नहीं होगी? जैसे ये यूसीसी के एक अम्ब्रेला के अंतर्गत सारे लॉ आ जाएंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान है जितना हम इसको आइडियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वन नेशन वन लॉ। वैसे इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होगा क्या? जितने भी लॉ आते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, परंतु देश की सरकारें ही उसको इम्प्लीमेंट करती है और हम लोग नागरिक के रूप में उसे मानते हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो मंदिरों की आप बात कह रहे थे, वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये पर्सनल लॉ की बात, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, उसमें सवाल है मैरिज का, डिवोर्स का, आपको प्रॉपर्टीज़ का, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो वो आएंगी। और आप जहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं है, ये पंथ निरपेक्षता है। यह जो पंथ निरपेक्षता है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो निरपेक्षता थी जी, उसको बदल दिया गया और धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, दो नए शब्द उसमें जोड़ दिए गए। हाँ, पंथ निरपेक्षता ही है, मतलब सेकुलरिज्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो पंथ निरपेक्षता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सिर्फ क्योंकि सेकुलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्रता से लेकर 42nd अमेंडमेंट तक सेकुलर नहीं थे। हम सेकुलर तो पहले दिन से ही थे, लेकिन क्योंकि हमारे सेकुलरिज्म की परिभाषा थोड़ी सी अलग थी, जिसमें हमने कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया था, इसलिए उस शब्द को बाद में इस्तेमाल किया गया। जहाँ तक यूसीसी का बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल इस बात का आ रहा है कि हमारे जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में दुविधा आएगी, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या इसके लिए कानूनी ना बनाया जाए, जबकि संविधान इसके लिए मैंडेट देता है? मैं समझता हूँ कानून बनाएगा। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब डिफिकल्टी आएंगे उस कानून में और सुधार होंगे, उसको और आगे लाया जाएगा। और ये कहीं नहीं कहा गया कि यूसीसी बन जाने के बाद में इसको केवल पर्सनल लॉज तक ही कन्फाइन रखा जाएगा। सिविल लॉ तो पर्सनल लॉ के बियॉन्ड भी जाता है। एक बिगिनिंग के लिए आप पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब ये कानून बनेगा, जब शुरुआत होगी, उसका जब स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा, ढांचा हमारे सामने आएगा, तो शायद हमें उसके लिए डिबेट करने का एक और मौका मिलेगा कि जो जो चीज़ें ला रहे हैं क्या वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रही हैं। अगर जाएंगी तो कोर्ट बैठा है, कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। अगर वो नहीं जाएंगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जैसा कि इन्होंने कहा कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो नीति निर्देशक तत्व हैं स्टेट के लिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, आज हो रहा है, एज फंडामेंटल राइट की तरह ही हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कोर्ट का इंटरवेंशन, क्योंकि कोर्ट भी समय समय पर कहती रही है और सरकार को कहती रही है कि सरकार इस पर विचार करे। अगर विचार करके लॉ कमीशन की रिपोर्ट को कंसिडर करके अगर एक कंसल्टेशन पेपर लाया जाता है तो मैं समझता हूँ हम सबके लिए वो फायदेमंद। जी डॉक्टर जीनत, बात यह है कि अगर आपको 1000 मील का सफर भी तय करना है तो पहला कदम तो रखना ही होगा, और एक स्ट्रक्चर तैयार करना कहीं ना कहीं वो एक पहला कदम हो सकता है। तो हमें क्या पहला कदम तो रखना ही चाहिए सरकार के तौर पर? बिल्कुल रखना चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल रखना चाहिए, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रखना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आपने कहा, नुकसान तो आगे हो गया है पास्ट में, लेकिन जो फायदे और उसका the implementation of that law whenever it becomes a law, इसका फायदा it will cut across
और खास करके आई थिंक देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. आई मस्ट से दिस, cutting across all religions. This is not only one religion. I'm cutting across all religions. कि कहीं ना कहीं, either it is in the in the inheritance laws, or it is in the divorce laws, or it is the marriage laws. Somewhere or the other, there has been discrimination, which is not religion bound, but which has been interpreted in this fashion and imbibed into the law, which now has to be corrected. It has to go. You see, so. जब इस किस्म का लॉ हम लोग सोच रहे हैं, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट इज टाइम फॉर अस टू थिंक. वी आर 75 years already. How many other more 75 years do you want to live across to be able to implement this? Also, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि across the Muslim world, even if I talk across the Muslim countries, a number of countries across, I could name a dozen Maghrebi country bloc हो, the Arab countries or दूसरी countries, African countries हो, आप देखेंगे तो there has been a lot of change being brought up in the laws of divorce, polygamy and personal laws. और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में समान नागरिक संहिता लागू है. 2 सवाल मैं ले सकता हूं, कोई जल्दी जल्दी पूछे. तो क्या अगर हम इसे लागू नहीं कर रहे हैं तो हम देश के जो संविधान निर्माता है और खास करके देश की जो प्रस्तावना है उसके विरुद्ध जा रहे हैं? जो आपने कहा था गोवा के संदर्भ में, वो आप बताइए कि गोवा में क्यों लागू है. देखिए, जहाँ तक संविधान निर्माताओं की बात है, वो अपने माइंड में बहुत क्लियर थे, इसीलिए उन्होंने उसको चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाल के इसको चैप्टर 4 में डाला कि जब उचित समय होगा, अभी आपने भी कहा जब उचित समय होगा तो सरकार इस पर विचार करके इसके लिए कानून लेके आएगी. और उस संदर्भ में जैसा कि हमने कहा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, इनके पिछले मैनिफेस्टो में भी, इस मैनिफेस्टो में भी इसके लिए प्रावधान रखा गया है. और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसा मैंने कहा कि लॉ कमीशन को रेफरेंस भी किया गया, जो रिपोर्ट हमारे सामने है, जिसको सरकार इम्प्लीमेंट करने के बारे में विचार कर रही है. आपने कई बात गोवा की और ये कहा कि अगर गोवा में है तो उसी लिहाज से उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकता, उसी तरह से गुजरात में क्यों नहीं बन सकता. और उन सरकारों ने इस पर करने के लिए विचार भी शुरू कर दिया है. उन्होंने कमेटी भी बना दी है. उन्होंने जब कमेटी बनाई है तो ऑब्वियसली उन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स को इसके बारे में कंसल्ट किया होगा और तभी उन्होंने काम शुरू किया है. लेकिन अगर मैं अपना मत व्यक्त करूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, यूसीसी सिर्फ पर्सनल लॉ का नहीं है, इट इज मच बियॉन्ड दैट. इट टॉक्स अबाउट द सिविल यूनिफॉर्म लॉ. देयरफॉर, और हमें यह देखना है कि इसका अधिकार कहां मिला. अधिकार मिला आपको आर्टिकल 44 में. आर्टिकल 44 ये कहता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू मेक ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सिटीजन स्टेट के नहीं है, सिटीजन इंडिया के हैं. और अगर आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप रह सकता है. तो इसलिए सारा अधिकार संसद को दे दिया है और सरकार को. जो कानून बनाना चाहिए वो संसद को बनाना चाहिए, ना कि जो स्टेट की सरकारें हैं वो अपना अपना कानून बनाएं. अगर इसको सही मायने में इंप्लीमेंट करना है तो संसद के लिए उसके लिए कानून लेके आना चाहिए. जी चलिए चलते चलते आपने एक लोहार की तरह हथौड़ा मार दिया और स्पष्ट रूप से समझा दिया कि राज्य के पास अधिकार नहीं है, सारे अधिकार सरकार यानी कि केंद्र सरकार और संसद के पास है. कानून लाकर ही इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है. पीके मल्होत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. प्रोफेसर संजीव कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर जीनत शौकत अली मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और धन्यवाद जनता जनार्दन का. आवाज देश की में आज के लिए इतना ही. आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ. फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी. नमस्कार.